हेलो एवरीवन। आज के इस 7th लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसका आज 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने अभी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का देख लिया एंड लिक्विड से गैस एंड गैस से लिक्विड का हमने देख लिया है। अब हम लास्ट पोर्शन में इसके पहुंच चुके हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में, दैट इज डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस और गैसेस इनटू सॉलिड। इसको हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में और ये ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पे देखते हैं कि सॉलिड जब डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर्स में, यानी कि लिक्विड स्टेट आए बिना, यहां लिक्विड स्टेट ये अचीव होता ही नहीं है। तो यहां पे हम सॉलिड को कहते हैं कि डायरेक्टली अगर वेपर में चेंज हो जाए, तब के केस में हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। यही प्रोसेस सब्लिमेशन कहलाता है, जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स या वेपर डायरेक्टली क्या सॉलिड में। लेकिन कैसे कन्वर्ट होगा? जब सॉलिड को आप हीट करेंगे तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जब आप वेपर्स को कूल करेंगे, वेपर्स को कूल करेंगे तभी तो सॉलिड में जाएगा। ऑन कूलिंग, ऑन हीटिंग। तो देखिए बेटा, यहां पे ये मैंने जो अंडरलाइन कर दिए हैं उसको देखिए कि जब सॉलिड डायरेक्टली वेपर्स में चेंज होता है ऑन हीटिंग, इसको सब्लिमेशन कह सकते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा, यहां पे वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में बाई कूलिंग, उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे सब्लिमेशन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। बट सर, टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज करने के बाद भी आप देखते हैं कि और अगर इंटरनली आप और इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करने की अगर कोशिश करें और बारीकी में जाएं, तो आप देखेंगे यहां पे कि हम सबलाइम किसको कहते हैं और सब्लिमेट किसको कहते हैं। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि सबलाइम और सब्लिमेट किसको कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर सॉलिड को हमने कन्वर्ट करने की कोशिश करी, राइट, तो हम सिंपली क्या कहते हैं कि सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन, है ना। देखो सब्लिमेशन प्रोसेस में कौन जा रहा है, सॉलिड जा रहा है। तो सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन टू फॉर्म व्हाट, वेपर्स, इज कॉल्ड एज व्हाट, सबलाइम। इसको हम सबलाइम कहते हैं बेटा, यानी कि सॉलिड से जब वेपर बनाते हैं तो इसे सबलाइम कहते हैं। तो हम यहां पे क्या कह पा रहे हैं कि सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट उसका उल्टा कर देते हैं। देखिए सब्लिमेट किसको कहते हैं, तो यहां पे हम कहते हैं कि सॉलिड इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है, सो इट इज ऑब्टेन्ड, सो सॉलिड इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग, है ना, किसको, वेपर्स को। जब वेपर को आप कूल करते हैं तब जो आपको प्रोडक्ट सॉलिड मिलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बोलो, सब्लिमेट, राइट। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहूंगा। एक ट्रिक याद कर लीजिए, यस आई कैन, बोलते हो ना कि यस मैं तो कर ही सकता हूं कोई भी चीज, यस आई कैन। कभी भी कोई ट्रिक याद करना हो, है ना, सब्लिमेशन का, तो सब्लिमेशन का इससे याद रख सकते हैं, आई कैन, मैं कर सकता हूं, क्या फोड़ सकता हूं सिलेबस को, कुछ भी कर सकता हूं भैया। आई से हो जाएगा बेटा आपका आयोडीन, राइट। सी से हो जाएगा आपको कैम्फोर, ए से हो जाएगा एंथ्रासीन, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं इसके जगह पर, एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड दोनों लिख सकते हैं, और एन से नैप्थलीन बॉल। मैं रिपीट कर देता हूं, आई फॉर आयोडीन, सी फॉर कैम्फोर, ए फॉर एंथ्रासीन और अमोनियम क्लोराइड कह सकते हैं इसको, ठीक है। एंड लास्ट वन इज नैप्थलीन बॉल, जिसको आप मॉथ बॉल्स भी कहते हो, राइट। तो इससे हमने कितने, टोटल 5 एग्जाम्पल हमने याद कर लिए सब्लिमेशन के, 5 एग्जाम्पल्स हमने इसके थ्रू याद कर लिए। तो ये बहुत बेहतर ट्रिक है, इसे आप याद रखें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी आपको। ओके, नाउ अब हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आपको सब्लिमेशन डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। तो अब मैं आपको स्पेसिफिक हीट को बताने की कोशिश करता हूं। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? एज इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम, स्पेसिफिक हीट, है ना, यानी कि वैसा हीट
वैसा हीट चाहिए मुझे जो 1 डिग्री सेल्सियस से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को बढ़ा दे। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ यूनिट मास। मान लीजिए आपने क्या किया कि एक केजी आपने वाटर लिया, ऐसे तो केजी में हम नहीं कहते हैं, लीटर में कहते हैं, बट 1 केजी में वजन कर लेता हूं, चलो, है ना। 1 केजी आपने कुछ भी कोई सब्सटेंस आपने लिया, मान लीजिए, है ना, तो ये आपने वाटर ले लिया, मान लीजिए 1 केजी आपने लिया। यूनिट मास कहने का मतलब आप चाहें तो ग्राम भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो केजी हम यहां स्टैंडर्ड यूनिट में मान के चलते हैं। तो 1 केजी आपने क्या किया, वाटर ले लिया। इस मान लीजिए कि ये वाला अभी 25 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर है जो आपको अभी मैंने 1 केजी दिया है। अब इसको आपने इतना हीट करना है, मिनिमम उतना हीट करना है, हीट उतना ही करिए जितना कि 1 केजी वाटर अब 25 डिग्री से ये 26 डिग्री का वाटर बन जाए। देख रहे हो, 25 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब 26 डिग्री सेल्सियस में चला जाए, बस उतना ही हीट करना है। तो जितना हीट आप दोगे ना, उसी हीट को कहते हैं स्पेसिफिक हीट। आपने क्या करा, बस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए, इस 1 केजी के सैंपल में 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जितना आप हीट प्रोवाइड कराते हैं, दैट हीट इज व्हाट, स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, है ना, ऑफ अ यूनिट मास, यानी कि 1 केजी में, इज नॉन एज, और वी कॉल इट व्हाट, स्पेसिफिक हीट। बस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा देख लो, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है, 25 डिग्री में था 26 कर दिया। जो भी आप मतलब जैसा भी आप सैंपल लेंगे, उसका जितना टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर को देखते हुए आप अपने तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको बड़े इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये वाला स्पेसिफिक हीट। अब चूंकि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जूल में रिलीज हो रही है, किसमें हो रही है, जूल में। तो अगर जूल में रिलीज हो रही है बेटा, तो इसका यूनिट हम क्या लिखेंगे, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। कि 1 केजी को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं जूल, है ना, और ऊपर अगर लिखना है तो केजी इनवर्स लिख दीजिए और डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख दीजिए, ऐसा करके। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये ऊपर चला गया तो ऊपर चला गया तो -1 साइन के साथ में चला जाएगा। तो ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट का, है ना। आई थिंक आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यूनिट एंड स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। तो मैंने आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, बता दिया है कि क्या होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक जो हम देखे हैं वो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से क्या हो रहा था। अब हम आइए थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हम प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि प्रेशर का बात ही नहीं करा है हमने। मैंने कहा भी था कि प्रेशर का यूज बहुत कम है इस जगह पे फेज चेंज करने में, लेकिन फिर भी जो भी यूज है हम देखना चाहते हैं आखिर, ठीक है। तो चलिए प्रेशर अप्लाइड करके, जैसे मान लीजिए आपके घर में सीएनजी यूज करते हो बेटा, है ना, सीएनजी यूज करते हो, उसको जो गैसियस स्टेट में रहता है, वहां पे पहले क्या रहता है, वो गैसियस स्टेट में रहता है। लेकिन आप इसको प्रेशर दे दे करके चारों तरफ से प्रेशर दे दे करके एक टैंक में भर देते हैं। आप उसे एक टैंक में भर दिया आपने, और टैंक में भर दिए तो लिक्विड के फॉर्म में भर दिया आपने, है ना। लिक्विड के फॉर्म में भरते हो, ये गैस को कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में कर दिया जाता है। तो कंप्रेस करने से स्टेट चेंज हुआ कि नहीं, बताओ, गैस से चला गया लिक्विड की नहीं। तो यही चीज तो होता है कि अल्टरिंग द प्रेशर ऑफ मैटर। जब हम प्रेशर चेंज करते हैं किसी भी मैटर में, तो वो क्या होता है बेटा, बोलो, यहां पे अपना स्टेट चेंज कर लेता है। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अगर करते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर लो हो जाएगा भैया, ठंडा हो जाएगा ना, कूल हो जाएगा जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पे प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर लो हो जाएगा और वो लिक्विफाई हो जाएगा वो गैस। जैसा कि अपने सीएनजी पता है आपको, है ना, एलपीजी पता है आपको, जो घर में आप यूज करते हैं, राइट, ये गाड़ियों में यूज करते हैं, तो आपको पता ही है, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर CO2 गैस को आप नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो ये गैसेस स्टेट में होता है। CO2 नॉर्मल कंडीशन में गैसेस स्टेट में पाया जाता है, जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर होता है।
मतलब रूम टेम्परेचर जो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर देखेते हैं तो CO2 गैसेस स्टेट में रहता है। इसको लिक्विफाई कर सकते हैं जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 70 गुना ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं, यानी कि लगभग 70 ATM आप प्रेशर लगाते हैं, तब जाकर के आप ये देख पाते हैं कि यहाँ गैसेस लिक्विफाई हो गया, यानी कि CO2 गैस अब लिक्विफाई हो गया है। आप उसे एक सिलेंडर में भर सकते हैं, छोटे से सिलेंडर में। तो बहुत जगह आप सिलेंडर में देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में रिएक्शन करा करके उसको CO2 गैसेस को ही वहाँ पे इजेक्ट कराया जाता है, निकाला जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लिक्विफाई का मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट में लाना उसको। सिंपल सी बात है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना ही लिक्विफिकेशन कहलाता है। तो वहां पे लिक्विफाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे भैया, प्रेशर अप्लाई करके। गैसेस बहुत दूर दूर में थे इसके मॉलिक्यूल्स, हमने प्रेशर अप्लाई करा दोनों साइड से, तो ये क्लोज आ गए, तो यानी कि एक दूसरे से बहुत चिपक गए तो लिक्विड स्टेट में आ गए। यही तो पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट में ऐसा ही तो रहता है। तो पार्टिकल जब क्लोज आ गए तो लिक्विड में हो गए, राइट। अब इसी तरीके से हम देखते हैं सॉलिड भी बना सकते हैं। तो सॉलिड CO2 बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो अगर ये एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, डीप फ्रिज में यूज करते हैं, देखते हो आइसक्रीम वगैरह या सब्जी वगैरह रखने में लोग यूज में करते हैं, दुकानदार वगैरह, है ना। आप जाओगे तो देखोगे इस तरीके से एक बड़ा सा फ्रिज रहता है बक्से के जैसा, है ना। तो वो डीप फ्रिज में इसी को सॉलिड CO2 को यूज करते हैं। चारों तरफ से सॉलिड CO2 उनका कवरिंग हुआ रहता है और इसीलिए वो ठंडा प्रोवाइड कराता है वहां पे। उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं, ड्राई आइस भी हम कहते हैं, जो कि डीप फ्रिज के काम में आता है, फूड मटेरियल को रखने में, आइसक्रीम वगैरह को रखने में, ठीक है। चलिए अब लास्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। ये तो प्रेशर हमने यहाँ पे देख लिया, तो प्रेशर का यूनिट आप आगे चल करके फिजिक्स में भी देख सकते हैं। फिजिक्स में आपने देखा होगा कि जनरल जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उस एटमॉस्फेयर में हमारा जो प्रेशर होता है 1 ATM होता है। ATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक, है ना, प्रेशर। सो 1 ATM इज इक्वल टू, आप अगर इसे पास्कल में ले जाना चाहें दूसरे यूनिट में, तो ये 1.01 या सिंपली 1 पास्कल आप कह सकते हैं, इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ एटमॉस्फेयर यानी कि प्रेशर का यूनिट है जिसे आप दिमाग में रख सकते हैं। तो पास्कल भी होता है, पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी देखते हैं। तो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, प्रेशर। तो प्रेशर का यूनिट यही होता है। तो ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो प्रेशर को अप्लाइड करके कैसे हमने स्टेट को चेंज करा, ये कुछ एग्जांपल्स थे उनके जो कि मैंने आपको दिखाए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज इवेपोराइजेशन, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी हम कहते हैं कि बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है इवेपोराइजेशन। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, ये कंफर्म आप रहिए। मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिससे आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वेपोराइजेशन एंड इवेपोरेशन इज सेम थिंग, बट बिल्कुल ही सेम नहीं है। बिल्कुल ही आसमान जमीन का फर्क है बेटा इसमें। तो चलिए मैं बताता हूं वो फर्क क्या है, आइए समझते हैं। सो इवेपोरेशन का डेफिनेशन पहले हम क्लियर कर लें कि किसे कहते हैं इवेपोरेशन, और एक्चुअल में हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए सर, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो बिल्कुल आपको एक से एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा और जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इवेपोरेशन का डेफिनेशन क्या होता है ना। तो द फिनोमिनन of change of a liquid into vapors। आप बोलोगे सर यही काम तो हम वहां पे बॉइलिंग में भी करते थे, यहां पे नया क्या कर रहे हो, अभी नया आएगा, है ना। तो वेपर्स at any temperature, this is very very turning point, extremely important, at any temperature। बुझिला, ये देखो यहां पे क्या हुआ, at any temperature कहने का मतलब क्या है बेटा, कि कोई भी टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री, है ना। ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन बॉइलिंग क्या होता था, बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है ना। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, एनी टेम्परेचर। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेने वाला हूं, डोंट वरी। एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट,
राइट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट, ओके, इज कॉल्ड इवेपोरेशन, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऐसा खतरनाक एग्जाम्पल लूंगा कि आप बोलोगे अरे सर आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल कुछ समझिएगा। मान लीजिए आप कपड़े सुखाते हो, है ना, कपड़े का सुखाना, है ना, क्या होता है, क्या आप उसको 100 डिग्री तक बॉईल करते हो क्या? नहीं, वो 25 डिग्री सेल्सियस में, 30 डिग्री सेल्सियस में जो होता है ना, धूप लगता है उसको, है ना, 30 भी 35 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, उस पे भी वो धीरे धीरे वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, उड़ने लगता है। तो क्या ये बॉइलिंग कहलाएगा? नहीं, बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, याद रखिए। बॉइलिंग सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। हम डिफरेंस टेबल देखेंगे इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि 30 से 35 डिग्री में आपके कपड़े सूखने लगते हैं, तो यहां पे हम कहेंगे कि कपड़ों का सूखना क्या कहलाता है? कपड़ों का सूखना कहलाता है इवेपोरेशन। अच्छा, और क्या है सर? देखो, घर सुबह सुबह धो देते हो आप, है ना, घर आप सुबह सुबह धो देते हो, तो यहां पे फर्श में पूरी तरीके से वाटर इस तरीके से फैला के रख दिए हो, तो क्या इसे बॉइल करते हो तब जाकर के सूखता है क्या? बॉइलिंग करना पड़ता है क्या आपको? नहीं, ये तो सिंपल 25 डिग्री सेल्सियस में या 30 डिग्री सेल्सियस में ये तो अपने आप वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के उड़ जाता है सर पानी। सर सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना। तो ये हो गया। अब देखो, नदियां, तालाब जो सूख जाता है गर्मी के दिनों में, है ना, कुएं सूख जाते हैं, वो कैसे सूखते हैं? इवेपोरेशन के कारण। वाटर इवेपोरेट होकर के ऊपर चला जाता है, सराउंडिंग्स में चला जाता है, तब हम कहते हैं इसको क्या करता है, ये इवेपोरेट करता है, नॉट बॉइलिंग, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। मान लीजिए आपने चाय लिया, इस छोटे से कप में चाय ले लिया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा गर्मी मतलब बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, बच्चा है आप, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या करोगे, इस चाय को इसको क्या बोलते हो आप, छोटे से प्याले में इसको कन्वर्ट कर देते हो, सोसर या कुछ कहते हैं इसको, है ना, तो ये वाला इसमें आप कन्वर्ट कर देते हो। देखिए बहुत सारा मूवी में आपने देखा होगा, इस तरीके से एक छोटा सा प्लेट लेते हैं और उस प्लेट में क्या करते हैं कि वो चाय को उड़ेल देते हैं, है ना, और उसके बाद उसको सिपिंग करके पीते हैं। वो क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअल में सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहे हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, ज्यादा आप उसको एरिया मिल जाएगा ना, तो कूल जल्दी जल्दी होगा, है ना। मान लीजिए एक ग्लास में आपने वाटर लिया, ये ग्लास में वाटर लिया, ठीक है, अब इस ग्लास में वाटर इवेपोरेट कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, एरिया कम है इसीलिए। इसको क्या करो, पूरा जमीन में फेंक दो, ये पूरा जमीन में इस तरीके से पूरा फेंक दो, ऐसे इस तरीके से, तो जमीन वाला जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिल गया, राइट। तो ये होता है इवेपोरेशन। आई थिंक इवेपोरेशन का मीनिंग समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देखते हैं यहां पे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, ये भी समझते हैं, क्योंकि अब ज्यादा बचा नहीं है, तो इसको इसी लेक्चर में, मतलब ज्यादा लेक्चर बढ़ाने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं, इसी में निपटने की कोशिश कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, राइट। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे बेटा? अभी मैंने कुछ फैक्टर्स के एग्जांपल ले लिए। मान लीजिए आपको दे दिया जाता है टेम्परेचर, तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर अगर दे दिया जाता है तो आप क्या बोलेंगे? बोलो कि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है इवेपोरेशन से। मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में आप कपड़े जल्दी सूखते हैं, ठंडे के दिनों में कम सूखता है। क्यों? क्योंकि ठंडे के दिनों में टेम्परेचर कम होता है सराउंडिंग का, है ना, वो 18 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम होता है ठंडे के दिनों में टेम्परेचर, तो जल्दी से नहीं सूखता ठंडे के दिनों में कपड़ा। जबकि गर्मी के दिनों में सूख जाता है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाना भैया। गर्मी के दिनों में 30 से 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो एकदम कड़कड़ा के तुरंत सूख जाता है, समझ रहे हो। तो इवेपोरेशन में जल्दी से क्या होगा, वाटर वेपर उड़ जाएगा, और वाटर वेपर उड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि सूख जाएगा जल्दी भैया। समझ में आ रहा है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी से सूख जाता है, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि सरफेस एरिया से क्या होता है, अभी हमने सरफेस एरिया का एग्जांपल लिया भैया। सरफेस एरिया से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात करिए सर।
तो फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस एरिया से भी इवेपोरेशन से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इवेपोरेशन से डायरेक्टली रिलेशन रहता है। क्यों डायरेक्टली रहता है, समझिए इस बात को। आपने क्या करा था, अभी कप ऑफ टी लिया था आपने, उसको क्या करा था, एक प्लेट में, कुछ इस तरीके का प्लेट में आपने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, सो दैट सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो आप आसानी से उसको पी सकते हैं, ठंडा हो जाएगा जल्दी से। उसी तरीके से हमने क्या बोला था, एक ग्लास में वाटर लीजिए इतना, और उस वाटर को क्या कीजिए, आपने जमीन पे पूरी तरीके से फैला दीजिए। आप घर में प्रैक्टिकल करके देख लो ना, तो ये जल्दी इवेपोरेट होगा एज कॉम्पेयर टू व्हाट, दिस वन। समझ रहे हो? तो ऐसा आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ जाता है उतना जल्दी से क्या होता है बेटा, मतलब वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाएगा तो ठंडा हो जाएगा तुरंत। थर्ड की बात कर लें इसी तरीके से, तो ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी पहले होता क्या है ये समझिए। कोस्टल एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा क्यों होता है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। वहां पे समुद्र होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है तो वो क्या होता है कि हीट होकर के, वेपोराइज होकर के अपने एटमॉस्फेयर में ढेर सारा वाटर आ जाता है। अपने एटमॉस्फेयर में क्या हो गया बेटा, ढेर सारा वाटर आ गया। अब ढेर सारा वाटर पार्टिकल्स आ गए अपने एटमॉस्फेयर में, कैसे आ गए, वेपर्स के फॉर्म में है। अब क्या करते हो कि मान लीजिए कि आपने यहां से एटमॉस्फेयर में खूब सारा पानी है, पानी ही है वो एटमॉस्फेयर में। अब आपका जो यहां पे पानी है, जो आपने सरफेस पे रखा है, क्या ये पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर में जाएगा? अरे भैया, एयर के पास में, ये एयर जो है, इस एयर के पास में पहले से बहुत ज्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि समुद्री इलाका है। अरे भैया, समुद्री इलाका है ना, तो वाटर एयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट है पहले से। तो ये वो एयर बोलेगा भाग, मैं तेरा वाटर नहीं लूंगा, तो वहां पे इवेपोरेशन बहुत कम होगा। या फिर यूं बोलें कि अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं, अगर मान लीजिए कि मुंबई, कोलकाता या फिर ओडिशा वगैरह में रहते हैं, तो आप क्या देखते होंगे कि यहाँ पे अगर ज्यादा कोस्टल एरियाज में क्या होता है, इवेपोरेट होकर के सराउंडिंग्स में ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर उसी को कहते हैं, ह्यूमिडिटी को मॉइस्चर कहते हैं। वाटर पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर, दैट इज मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, वही होता है ह्यूमिडिटी बेटा। तो एयर में बहुत सारा वाटर पार्टिकल, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो कि समुद्र के पानी इवेपोरेट होकर के सराउंडिंग्स में आ गए हैं। तो आप जब पसीना करोगे, है ना, आप यहां पे आ रहे हो, ये स्वेटिंग आप जब करते हो, स्वेटिंग आप करोगे तो आपका भी तो वाटर निकल रहा है, आपके बॉडी का वाटर निकल रहा है। ये तो बॉडी का वाटर निकल रहा है, तो ये स्वेट लेगा क्या ऊपर, एटमॉस्फेयर एयर ले पाएगा ना? बोलेगा भैया मेरे पास खूब वाटर है, तुमको लेना है तो बात करो, दो मत हमको, ऐसा बोलेगा। एटमॉस्फेयर आपका जो एयर प्रेजेंट है आपके आसपास में बोलेगा भैया आप मेरा ही वाटर ले लो ना, हमें क्यों दे रहे हो, हम नहीं लेंगे आपका वाटर। तो इसीलिए आपको स्वेटिंग ज्यादा होता है। कहां पे? कोस्टल एरियाज में स्वेटिंग ज्यादा होता है, यानी कि आपको पसीने ज्यादा आते हैं, आपके बॉडी में ही चिपचिपापन पूरा लगेगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर आपसे लेना ही नहीं चाहता। हमने अक्सर देखा है कोस्टल एरियाज वाले ज्यादा फील कर पाते हैं इस चीज को कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। समझ रहे हो? तो ये चीज आप देखना यहां पे, तो बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाओगे। बहुत जगह ड्राई है, जैसे राजस्थान ड्राई एरिया, यूपी ड्राई एरिया, बिहार ड्राई एरिया, झारखंड ड्राई एरिया, तो ये सब ड्राई एरिया है। उसमें क्या होता है, लोग जब स्वेटिंग करते हैं तो वो उड़ जाता है, सूखा धूप कहते हैं उसको, सूखा धूप है वो, उड़ जाता है वो, उसको पसीना तो कम से कम निकल जाता है भैया। लेकिन कोस्टल एरियाज में आप रह लो, मुंबई में जाओ पता चल जाएगा आपको, है ना, कोलकाता में रह लो पता चल जाएगा, गर्मी के दिनों में आपका स्वेट जाएगा ही नहीं भैया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि फुल ऑफ मॉइस्चर है, पूरा वाटर पार्टिकल पहले से मौजूद है। जो समुद्र वाले पानी थे वो सारे इवेपोरेट होकर के मॉइस्चर में आ चुके हैं पहले से, मतलब एयर में आ चुके हैं, तो आपका नहीं लेगा। तो ये इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है बेटा, मतलब जो इवेपोरेशन होना चाहिए, आपका स्वेट उड़ के जाना चाहिए था ऊपर, वो नहीं जा पाता। तो स्वेटिंग जब होगा ही नहीं वहां, मतलब ऊपर जाएगा ही नहीं, तो आपको ढेर सारा पसीना आएगा, चिपचिपा लगेगा बॉडी। तो यहां पे हम कहते हैं कि ह्यूमिडिटी जो होता है वो इनवर्सली रिलेशन रखता है बेटा, किससे? इवेपोरेशन से। इनवर्सली मतलब उल्टा, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है किसी एरिया में तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी किसी एरिया में कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो इनवर्सली रिलेशन है इसका, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने डिटेल में बता दिया है आपको। और भी हम देखते हैं कुछ और फैक्टर अफेक्टिंग को, जैसे विंड स्पीड का देख लेते हैं, है ना, हवा के चलने की स्पीड। जैसे मान लीजिए आप घर में करते क्या हो, घर में सुबह सुबह पोछा लगाया आपने, है ना, पोछा लगाने के बाद क्या करते हो कि देखते हो कि वाटर पार्टिकल, आप पापा मम्मी सब जग जाएंगे जल्दी से, तो हम क्या करते हैं, चलो इसको जल्दी से सुखा देते हैं। लोग उठेंगे तो चिपचिपा लगेगा, तो हो सकता है फिसल के लोग गिर जाएं, तो क्या करते हो, फैन को चला देते हो। फैन को चलाया मतलब क्या किया आपने, विंड स्पीड को बढ़ा दिया, और विंड स्पीड को बढ़ाओगे तो जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा, तुरंत मतलब इवेपोरेट होने लगेगा। इसीलिए तो फैन चला देते हो कि जल्दी से सूख जाए, लेकिन आपने अभी तक सोचा नहीं था इस चीज को, तो सोचिए जल्दी जल्दी। तो विंड स्पीड
जितना ज्यादा फैन चलाओगे, जितना ज्यादा हवा का प्रवाह रहेगा, जितना ज्यादा बहेगा हवा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। डायरेक्टली रिलेशन है। सो सबसे डायरेक्टली रिलेशन है बेटा, सबसे डायरेक्टली रिलेशन है एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब है पहले से वाटर पार्टिकल बहुत ज्यादा है बेटा एटमॉस्फेयर के पास, वो क्यों लेगा तुम्हारा। तो अब देखिए नेचर ऑफ सब्सटेंस पे भी लास्टली डिपेंड करता है ये कि नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सबसे पहले इवेपोरेट करेगा। चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में आपको पेट्रोल दे दिया, पेट्रोल दे दिया, आपको डीओ दे दिया, डीओ दे दिया, आपको वाटर दे दिया, ठीक है, वाटर दे दिया। अब बताइए इनमें से सबसे जल्दी से कौन इवेपोरेट कर जाएगा, है ना। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं किया, क्या कैसा सब्सटेंस है ये भी तो डिपेंड करेगा उसका इवेपोरेशन। समझ में आ रहा है। तो जैसे मान लो कि यहां पे डीओ, अरे भैया डीओ जैसा ही मारोगे फक से एकदम तुरंत क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म, दिखेगा ही नहीं। आप मारो डीओ निकालो, देखो आप मारते हो तो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है कि नहीं। उसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल तुरंत उड़ जाएगा उसके बाद। तो सबसे ज्यादा इवेपोरेशन करेगा डीओ, फिर कौन करेगा, पेट्रोल, और वाटर सबसे लास्ट में करेगा। क्यों ऐसा क्यों करता है बेटा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट उसी तरीके से है। सॉरी, यहाँ पे वाटर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस में इसकी बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी समहाउ 30-40 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका और भी कम होता है, ये तो 15-20 डिग्री सेल्सियस में भी उड़ जाता है, बहुत कम होता है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कितना इवेपोरेशन होगा, तुरंत अचीव कर लेता है वो, है ना। तो सब्सटेंसेस विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स विल इवेपोरेट स्लोली। जिसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जल्दी, मतलब स्लोली वो इवेपोरेट करेगा, है ना। व्हाइल सब्सटेंसेस विथ लो बॉइलिंग पॉइंट विल इवेपोरेट क्विकली। ये दोनों क्विकली करेंगे क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, कम है। सो आई थिंक ये वाला आपको पार्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इवेपोरेशन। एक साइड रखते हैं, आप पढ़ लिए हमने इवेपोरेशन पहले ही पढ़ा हुआ है हमारा। अब बॉइलिंग भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बॉइलिंग का दूसरा नाम क्या बताया था, बोलो बेटा, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन जरूर दिमाग में रखना। सो बॉइलिंग का दूसरा नाम है वेपोराइजेशन, और इवेपोरेशन ये अलग चीज है बेटा, बहुत डिफरेंस इन दोनों में। लोग अक्सर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, अगर आपको पता हो तो दिस इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है। जबकि ये क्या है, बल्क फिनोमिना है बेटा। जब तक ये वाटर आप बॉइल कर रहे हो तो वाटर का एक एक पार्टिकल जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आएगा ना, हीटिंग कर रहे हो, हर एक पार्टिकल को नीचे से लेकर के ऊपर वाले पार्टिकल, जितने पार्टिकल्स हैं सबको 100 डिग्री सेल्सियस में आना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हम कह पाएंगे बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तब कह पाएंगे। लेकिन इसको नहीं, ये तो 20-30 डिग्री 25 डिग्री सब में इवेपोरेट करता रहेगा। ये सरफेस फिनोमिना है, सरफेस से सरफेस गायब होता रहेगा, वाटर के पार्टिकल्स उड़ते रहेंगे, है ना, जिसका भी रहेगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, एट ऑल टेम्परेचर काम करता है। बिलो इट्स व्हाट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जितने भी टेम्परेचर है वो सारे के सारे टेम्परेचर में इवेपोरेट हो सकता है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट में ही, ओनली बॉइलिंग पॉइंट में ही ये बॉइल कर पाता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस, अगर वाटर के केस की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में ही सिर्फ बॉइल कर पाएगा, राइट। और उसके बाद तो हमने बता दिया बेटा कि किसके किस पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है ना। और बॉइलिंग हमने बता दिया, जैसे यहां पे हमने कहा था कि सरफेस एरिया पे, ह्यूमिडिटी पे, है ना, टेम्परेचर पे, विंड स्पीड पे, ये सब पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन दिस कंडीशंस। बट यहां पे हम बोलते हैं कि द रेट ऑफ बॉइलिंग डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, सरफेस एरिया, है ना, और क्या, विंड स्पीड, जितने भी ह्यूमिडिटी, जितना भी, इसमें कोई भी डिपेंड नहीं करता है इसमें, राइट। और ये डिपेंड करता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो है बहुत डिफरेंट है, ये इसका डिफरेंस आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज
कूलिंग कॉज इवेपोरेशन, कूलिंग कॉज्ड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन होने से आपको कूलिंग इफेक्ट आता है। ये बात सही है क्या? चलो चेक करते हैं सर। सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा कि यहां पे कूलिंग कॉज्ड इवेपोरेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कैसे? चलिए समझते हैं। आप ही के बॉडी से एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप गर्मी के दिनों में स्वेटिंग करते हैं, ठीक है। गर्मी के दिनों में आप अपने बॉडी से स्वेटिंग करते हैं ऐसे ऐसे करके, ठीक है। आप क्या किए? फैन चला दिए, यहां पे फैन ऐसे ऐसे चला दिए बेटा, ऊपर में यहां पे फैन चला दिए। ये फैन क्या करता है? ये फैन ये करता है कि आपके पसीने को इवेपोरेट करवाता है। तो इवेपोरेट करवाता है तो आपको ठंडा फील होता है या नहीं? ठंडा क्यों फील होता है ना। विंड के स्पीड से क्या हो रहा है कि यहां पे ये जब पसीना ऊपर जाता है तो आपको कूल वाला इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो आप सोचो, इसको फील करो कि क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटा। आप सोचो ना कि घर में आप पसीना करते हो जब इस तरीके से गर्मी के दिनों में, और ठंडा वहां पंखा चला देते हो तो ये इवेपोरेट होता है। अच्छा चलो और मैं मस्त एग्जांपल ले लेता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। आप अपने हाथ में क्या करते हो? ऐसे ऐसे करके आपका हाथ होता है इस तरीके से, ठीक है। उसमें क्या करो? पेट्रोल ले लो, यहां पे पेट्रोल रख दो। तो पेट्रोल आपको जैसे ही उड़ेगा आपके हाथ से, ठंडा लगता है कि नहीं? तो इवेपोरेट होता है तो ठंडा लगता है। अच्छा करता क्या है ये ससुरा? करता क्या है जो ठंडा लगने लगता है? देखो तो यहां पे क्या होता है कि पेट्रोल जो है, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। वो क्या करता है? आपका बॉडी जो शरीर का जो हीट है ना, उस हीट को निकाल लेता है, उस हीट को यूज कर लेता है। बोलता है कि सर पेट्रोल जैसे रखा अपने हाथ में ना, पाम में, तो वो क्या कहता है? पेट्रोल पूछता है आपके हाथ से, कहता है सर आप अपने बॉडी वाला हीट हमको दे दीजिए ना, हम उड़ जाएंगे। तो वो क्या किया? आपका बॉडी वाला हीट लिया और फुर से उड़ गया, ऐसे करके, समझे? ऐसे करके उड़ गया ऊपर। अब जब फुर से ऊपर उड़ गया तो आपके हाथ में ठंडा लगने लगा। कैसे? अरे ठंडा क्यों नहीं लगेगा भैया? आपका टेम्परेचर लेके भाग गया वो, आपका बॉडी जो हीट था वो हीट को लेकर के भाग गया, तभी तो इवेपोरेट हुआ। वो पेट्रोल इवेपोरेट हुआ कैसे? उसको हीट चाहिए कि नहीं इवेपोरेट होने के लिए? वो हीट कहां से लिया? आपके बॉडी से निकाल लिया हीट वो, तो आपके बॉडी से वो हीट निकाल के भाग गया। तो इसी के कारण इवेपोरेशन आपको कूलिंग का इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी का हीट जो है वो निकाल के भाग लिया, तो आपको ठंडा फील होने लगता है। इसी तरीके से यहां पे है कि ये पसीना जब भाग रहा है तो ये पसीना भाग कैसे रहा है? ये पसीना इसलिए भाग रहा है आपके बॉडी से क्योंकि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर था बढ़ा हुआ था, और वो टेम्परेचर इसको इवेपोरेट किया। और पंखा क्या करता है? इसको जल्दी जल्दी भगाने की कोशिश करता है, भाग 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 यहां से भाग। तो जल्दी जल्दी भागता है ये लोग, तो आपको जल्दी जल्दी ठंडा वाला फीलिंग आता है। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से आप हाथ वाला, ये जो हाथ में आपने डाला ना ये एग्जाम्पल पेट्रोल वाला, ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल, इससे आप समझ सकते हैं। तो अब देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है, आपको पता हो, ग्लास में आपने ठंडा पानी लिया, ठीक है। ग्लास में आपने ठंडा पानी यहां पे लिया। एक यहां पे प्रूफ बताता हूं, ठीक है, कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वाटर ऑफ द सरफेस ग्लास कैसे आता है, इसका मैं अभी थोड़ा सा लॉजिक बताता हूं। देखो आप गर्मी के दिनों में ठंडे पानी को यहां भर देते हैं तो देखते हैं कि ये क्या होता है, यहां पे चारों तरफ से वाटर के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जबकि यहां पे आपके ग्लास में कोई छेद नहीं होता है। ये आपको पता है, ये ग्लास में आपका कोई छेद नहीं है, ये अपने आप यहां पे बाहर में आ जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। ठंडे पानी भर दो, अभी भी भर दो, फ्रिज से निकाल के इसमें ठंडे पानी भरो, बाहर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या आपके ग्लास में छेद है? ना ना ना, ग्लास में छेद नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग कहने का मतलब जो एयर है आपके आसपास में, उस एयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर है। तो क्या करता है वाटर वेपर? वाटर वेपर क्या करेगा कि ये वाला कहेगा कि देखो बेटा, वाटर वेपर यहां पे वेपर के फॉर्म में है, तो यहां पे जब जाता है तो ठंडा इसको मिलता है। ठंडा मिलता है तो क्या करता है? अपने एनर्जी को लूज कर देता है ना। उसमें गर्मी रहता है ना, इसमें गर्मी रहता है बहुत ज्यादा, तो वाटर वेपर इसीलिए तो है कि उसमें गर्म हीट है। तो ये वाटर वेपर अपना गर्मी छोड़ देता है, और ये गर्मी छोड़ करके ये वाटर पार्टिकल वाला जाके ग्लास में चिपक जाता है, उसको लो एनर्जी में आ जाता है ना। पहले यहाँ पे वाटर वेपर तो था, वाटर वेपर जो था बेटा, H2O का जो वेपर था वो ज्यादा एनर्जी में था, ऑब्वियस सी बात है, वेपर से रहेगा तो ज्यादा एनर्जी में रहेगा। लेकिन जब ये पार्टिकल्स जाता है यहाँ पे तो ये अपने एनर्जी को कम कर लेता है,
एनर्जी अपना रिलीज करके यहाँ पे कम कर लेता है एनर्जी में, यहाँ आकर के सो जाता है, चिपक जाता है इसमें आकर के। ये वाटर पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को कम करके वाटर ग्लास के चारों तरफ लग जाता है। बहुत कुछ सीख लिए बेटा, बहुत कुछ सीख लिए। तो कूलिंग कॉज्ड क्या? इवेपोरेशन। तो यहां पे ये भी आप देख सकते हैं, ये पता चल जाता है कि आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं वेपर्स के फॉर्म में, जो कि आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने कुछ बता दिया आपको, क्यों कूलिंग होता है, इवेपोरेशन कैसे कॉज करता है कूलिंग का, ये आपको मैंने इससे बता दिया, इस एग्जांपल से बता दिया हमने। एटमॉस्फेयर पे मॉइस्चर होता है, इससे आपको बता दिया। तो हीट एक्चुअल में वो क्या करता है, हीट का कहीं से चाहिए उसको, हीट अगर मिल जाएगा तो वो बस हीट को यूज करके वो इवेपोरेट हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमने एक एक चीज आपको कवर कर दिया है, बट फिर भी अगर किसी में लगे आपको कोई टॉपिक में डाउट रह गया हो, आपको नहीं समझ में आया हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। उसको कमेंट करिए, मैं उस कमेंट को देख करके जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो इस लेक्चर में, इस चैप्टर में इतने ही। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।